सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द स्पीशीज which dissociate into ions on dissolving in water, on dissolving in water। डिसोशिएट कर जाए ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास AB करके कोई सॉल्ट है, इसको मैंने वाटर में ऐड किया और ये क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया एक्वस में। जैसे मेरा NaCl होता है, याद है? चलो NaCl तो खैर NaCl तो खैर क्या है, एक ही सिंगल वाला ही होता है, मतलब उसमें रिवर्सिबल टाइप का कुछ होता नहीं है। अच्छा, किसी का कोई फ्रेंड अगर रह गया हो ना तो उसे लिंक भेज देना, ठीक है? हर्ष ग्राक करके कोई बच्चा है, उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसका कोई दोस्त हो तो भेज देना लिंक, जूम वाला। एनीवे, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने बात कर ली। अच्छा, एक और चीज, मैं FR03 वाले बच्चे आए हैं तो मैं एक बार इक्विलिब्रियम के बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ। सो इक्विलिब्रियम जो है, हाँ हाँ बोलो। सर वो आप एक बार लिंक फिर से भेज सकते हैं सर, वहाँ पे नहीं है, मतलब MS टीम पे। अरे अब मैंने 2 बार लिंक भेजा वहां पे। तुम कहाँ पे देख रहे हो वो डिपेंड करता है। आज की जो मीटिंग हुई है ना, वहीं पे मैंने भेजा है। नहीं है यहाँ सर। से इनवाइट लिंक कॉपी हो जाएगी ना मीटिंग से? हाँ, मैं जैसे जूम पे चैट सेक्शन में भेज सकता हूँ वैसे तो मैं। सर तो लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मीटिंग पास से भी भी दिख रहा है इनवाइट सर, वो ग्रीन लिंक हो का जो जाएगी। इंक्रिप्शन वाला सिंबल है ना, वहां से हम लोग दबाएंगे तो आई पे क्लिक जाएगा। करना है। एक मिनट, ये तो मैं एक बार यहाँ पे भी लिंक भेज रहा हूँ तो पता नहीं MS टीम्स में तुमको क्यों नहीं दिख रही, बट वो एकदम जब टीम पे तुम जाओगे तब तुम्हें दिखेगा वहां पे। और कोई भी है क्या जहाँ पे तुम भेज सकते हो लिंक MS टीम्स पे? हाँ सर, हम लोग MS टीम पे नहीं। ठीक है ना? यस सर, जनरल चैट में। जनरल में सबको दिखेगा ना? चैट में लिख सकते। जनरल चैट में भेजा। क्या वहाँ कोई बच्चा भेज देना कोई, ठीक है? वैसे उसको काफी भेज सारे, दिया है के जनरल चैट में। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। FR03 वाले बच्चे जो है ना, उनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो मैं बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? जो जैसे मेरा A है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? एट द सेम टाइम B इज कन्वर्टेड इनटू A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है और B वापस से A में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, इन रिएक्शंस में खास बात क्या होती है कि ये प्रोसेस चलता आता है, A B में कन्वर्ट हो रहा है, B A में कन्वर्ट हो रहा है। एक पॉइंट आता है, ये मैं इसको बोल रहा हूं रेट। A टू B वाली जो रिएक्शन है, RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, RB मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन A से B तक बनने का जो रेट है
वो बी से ए के बनने के रेट के बराबर हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया FR03 वाले बच्चे? यस सर। ठीक है, सिंपल सा होता है, रिवर्सिबल वाला। ये मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। एनीवे, तो ये वाली रिएक्शन आ गई। अभी क्या आता है यहाँ पे? नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। वहां पे क्या था? केमिकल इक्विलिब्रियम में था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड, कि इलेक्ट्रोलाइट कितना आयनाइज हुआ है, उसका जो फ्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर एक रिएक्शन बताई थी कि AB सॉलिड जो है वो पानी में क्या होता है? आयनाइज हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स से, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। लेट्स से इसके A मोल से स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू T पे क्या हो गया? A में से X निकला, यहाँ पे X बना, यहाँ पे X बना। ठीक है, अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम कैसे लिखते हैं? अल्फा से लिखते हैं। अल्फा क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज। बताओ कितना इलेक्ट्रोलाइट उस साइड गया है, फॉरवर्ड साइड गया है? कितना इलेक्ट्रोलाइट गया? X X गया। एक्स और पहले कितना था? A। ए ठीक है, तो बेसिकली अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितना आयनाइज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। इसीलिए तो हम फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन की बात क्यों की है? क्योंकि हम पहले कितना था और कितना आयनाइज होके गया है। तो ये मेरा होता है अल्फा, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, अभी हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयनाइजेशन कैटायन को देख क्या क्या? आयनाइजेशन में कैटायन को देखना है ना? ऐसा कुछ नहीं है कैटायन को देखना है, दोनों बराबर ही है हमारे लिए यार, कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ हाँ बोलो। सर वो अल्फा 2x/a नहीं होना चाहिए था? देखो कितना जा रहा है, यहां से A से कितना जा रहा है वो हमें लिखना है। यहाँ पे कितना ओके आयनाइज सर, हो रहा है, टोटल से मतलब नहीं है, कितना आयनाइज हो रहा है, AB से कितना जा रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है बताओ? थोड़ा बहुत तो तुमने ही पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो बताओ स्ट्रॉन्ग सर सर इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीट आयोनाइजेशन ज्यादा होती है, डिसोसिएशन ज्यादा होता है। 100% डिसोशिएट हो जाता है। ऑलमोस्ट 100 होता है अल्फा। कंप्लीट आयनाइजेशन, यहाँ क्या होता है? पार्शियल आयनाइजेशन। पार्शियल अल्फा इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली, अल्फा लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को पानी में डालोगे ना तो तुरंत टूट जाएंगे। बेसिस सॉल्ट्स, यहाँ पे क्या है? वीक एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, है ना, इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं हम लोग। जैसे यू हैव NaCl, ठीक है, NaCl टूट रहा है पानी में, किसमें टूटेगा? Na प्लस एक्वस में प्लस Cl माइनस एक्वस में। एक्वस में
एट टी इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। टी इक्वल टू टी पे ये 0 हो गया, ये 0.1, ये 0.1। तो यहाँ पे क्या अल्फा क्या है, 1 है। देखो पूरा का पूरा हमें मिल जाता है Na प्लस और Cl माइनस। बट ऐसा केस वीक एसिड के साथ नहीं होता। जैसे मेरे पास क्या है CH3COH, तो ये क्या है इक्विलिब्रियम पे रहता है। यहाँ पे पानी में डाला हमने, ये टूट गया CH3CO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम t इक्वल टू 0 पे C है, t इक्वल टू t पे। तो क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मुझे थोड़ा सा एलिब्रेट करना पड़ेगा FR03 के लिए। तो t इक्वल टू t पे क्या होगा, कुछ पार्ट निकल जाएगा। तो मैंने नहीं बोला कि कितना पार्ट निकल गया, x पार्ट निकल गया। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है। FR03 वाले C में से x निकल गया, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, मोल कंसेप्ट में इस तरीके से पढ़ा था, याद हो तो। ठीक है, अब हमारा बताओ अल्फा क्या होता है। छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा सर C-2x क्यों नहीं आया? कैसे आएगा C-2x, कैसे आएगा बताओ C-2x, 2 कैसे आएगा, कहीं कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है 2 तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे। टू कब आता है, जब यहाँ पे 2 होता तब 2 आता, यहाँ पे 1 है तो 2 की कोई बात ही नहीं होगी। तो अल्फा क्या हो जाएगा, कितना गया है x और कितना पहले था x बाई सी। तो यहां से मेरे पास x क्या आ गया, c अल्फा आ गया। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, c माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, FR03 वाले। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, c ऑफ 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। मेरा ये क्या आ गया, ये इसके लिए इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर एक बार लेफ्ट साइड स्क्रॉल। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाले कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, वीक वाले पार्शियली आयनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, वीक और वीक में वीक एसिड्स, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्ट्स, इस तरीके से आते हैं। है ना, कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये हम मतलब इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। उसके लिए अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मुझे बताओ सॉल्वेंट की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ब्रेक करती है बॉन्ड को, वीक करने का ट्राई करती है? डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयोनिक क्या करें? डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो आयनिक जो बॉन्ड है तुम्हारा उसको वीक करने का ट्राई करती है, जो भी बॉन्ड है उसको वीक करने का ट्राई करती है। तो बताओ जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या होगा, उतना ज्यादा ज्यादा होगा।
उतना ही ज्यादा होगा। अल्फा का बड़ा क्या होगा। मतलब है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ज्यादा। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा टूटेगा वो, ज्यादा से ज्यादा टूटेगा तो अल्फा क्या होगा, ज्यादा ही होगा ना। इंक्रीज हो गया। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ, नहीं इफ से नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a solvent increases, then degree of ionization increases। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में तुम लोग कंफर्टेबल हो ना? जैसे Yes, sir. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में यूज कर रहा हूँ ना, इसमें तुम कंफर्टेबल हो ना? ठीक है। यस सर। अच्छा, कुछ टर्म्स में लिखा देता हूं पहले ही, कुछ मतलब एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है। तो चलो ये एक मिनट रुक जाओ। नेक्स्ट आता है डाइल्यूशन इफेक्ट। हमने किसका इफेक्ट देख लिया? हमने सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लिया। नेक्स्ट आता है डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं। इसमें एक लॉ आता है, दैट इज ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, पहले हम उसका एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसका मतलब है degree of ionization, degree of ionization increases as dilution increases। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखते हैं। ये तो हमारा इसका स्टेटमेंट हो गया। अरे सबसे पहले कोई भी एक रिएक्शन है, मैं ये FR03 वालों के लिए बता रहा हूं, कोई भी एक रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे एक कांस्टेंट डिफाइन होता है कि जो हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इनका कोफिशिएंट ये ले लिया, तो पता है के कैसे लिखा जाएगा? बी तुम्हारा स्पीशीज है और ए तुम्हारा रिएक्टेंट वाला स्पीशीज है। बी की पावर बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए की पावर ए, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है H2 plus I2 कन्वर्टिंग इनटू 2HI, सारे के सारे किसमें? गैसेस में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? HI की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर अपॉन H2 I2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? FR03 वाले ये वाली बात समझ में आई क्या नहीं आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि FR01 वालों के लिए तो ये भी कुछ भी नहीं है, ये FR03 के लिए बताया मैंने। ठीक है, अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं सर HI का क्या स्क्वायर करना है? कॉन्सेंट्रेशन। ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन।
ये B का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। और कॉन्सेंट्रेशन किस में होती है? मोल पर लीटर में होती है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये जो फॉर्मूलाज हैं ओनली फॉर गैसेस एंड एक्वस फेज, इन्हीं के लिए है ये, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ये हम किसके लिए लिखते हैं? गैसेस और एक्वस फेज के लिए लिखते हैं, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब हम ऑसवर्ल्ड लॉ जो है ना उसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है? देखो, तुम्हारे पास एक जनरल वीक एसिड है HA जो है, मैंने बोला है कि ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, तो मैं HA जो है वो बेसिकली क्या है, उसको हम पानी में डाल रहे हैं। पानी का स्टेट क्या है? लिक्विड है। ये किस में टूट रहा है? H प्लस एक्वस में। ऐसे तो होता है। सर A एच ए का फेज क्या है? HA तुम्हारा एसिड है, वो भी तुम्हारा क्या रहेगा? एक्वस फेज में ही रहेगा। पानी में डालने पे एक्वस फेज में ही रहेगा। तो यहाँ पे तुम H2O जो है लिक्विड है उसको हटा देते हो, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं। इस चैप्टर में जो है हम लोग डायरेक्टली इसी तरीके से लिखेंगे, तो हम लोग इसी तरीके से आदत डाल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से T is equal to 0 पे द concentration of HAC, तो T is equal to T पे क्या होगा? अभी अभी हमने ऊपर 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा ये वाली बात एक्सप्लेन की थी। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को? बोलो। यस सर। यस sir. सर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो K क्या होता है? K क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, A फॉर एसिड। ठीक है, तो Ka यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? Ka यहाँ पे लिखूंगा H प्लस A माइनस HA। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इससे पहले जिस बताया था किस तरीके से लिखते हैं। देखो ऊपर ये वाला पार्ट है ना, बॉक्स वाला पार्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो कोई भी डाउट हो FR03 वाले, FR01 और 2 वाले, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, पूछ लेना। ये चैप्टर जो है इसका अंडरस्टैंडिंग और इसके क्वेश्चंस बनना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। अभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर तुमको अच्छा लगेगा, 6 लेक्चर तक। फिर लास्ट में जो है, लास्ट के 3-4 लेक्चर उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पाइलअप हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस जो है ना साथ साथ में करेंगे ताकि दिक्कत ना आए। और मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ज्यादा से ज्यादा। बट तुमको अपने डाउट्स जो हैं वो पूछने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। डाउट रह गया तो नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ। जो भी डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास के का फॉर्मूला आ गया। अच्छा के क्या है? H प्लस क्या है? सी अल्फा सी ऑफ 1 माइनस अल्फा, सी से सी गया। के कितना आ गया बताओ? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। 1 minus अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ अल्फा लेस देन 1 है, तब 1 माइनस अल्फा कुड बी रिटन एज, बताओ? 1. सी अल्फा 1. स्क्वायर भाई अल्फा अगर 1 से Alpha बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा कुड बी रिटन एज 1। 1 लिख सकते हैं। 1
तो k क्या हो जाएगा, c अल्फा स्क्वायर। C अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या हो जाएगा, k बाई c का रूट। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी डालना, कंसंट्रेशन कम करना। कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कम करना, और कंसंट्रेशन कम होगी तो इस फॉर्मूला से अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। बड़े। बस बढ़ेगा। यही तो ऑसवर्ल्ड ने बता दिया, यही तो बताया ऑसवर्ल्ड ने। सर ये एक बार रिपीट कर सकते हो आप? देखो मैं पूरा एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ऑस्टवर्ल्ड ने क्या बोला, ऑस्टवर्ल्ड ने बोला कि भाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा जैसे जैसे तुम पानी डालते जाओगे। अब इसका प्रूफ कैसे आया, मैथमेटिकली प्रूफ आ रहा है, देखो। एच ए हमारा वीक एसिड है, वो H प्लस और A माइनस में टूट रहा है। पहले कॉन्सेंट्रेशन C है, फिर CO1 - अल्फा, C अल्फा के हमने यहां से निकाल लिया C अल्फा स्क्वायर। अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, √k/c ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 1। राइट नाउ इफ डाइल्यूशन इज देयर दैट मींस कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, और कंसंट्रेशन कम होगा तो इस फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा बढ़ेगा। इंक्रीज हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को? यस। यस ठीक है, यस सर। हाँ बोलो। वेरी लेस देन नाउ तो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं मतलब होगा तो, अरे ये तो 3.5 या ऐसा कुछ थ्योरी होगा? वाला पॉइंट है ना, तो तुम्हारा वैसे भी ये क्या नाम, ये वाला पॉइंट तो सही रहेगा। वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाएगी वो अलग है, मैथमेटिकली थोड़ा अलग हो जाएगा, बट थ्योरेटिकली सेम रहेगा। ओके सर। सर मतलब वीक एसिड के लिए हम लोग अल्फा यही लगा सकते डायरेक्टली। अल्फा यहीं लगा सकते हैं, मतलब सर √k/k अंडर c। के बाई सी। हमेशा नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस करेंगे हम, डोंट वरी। हमेशा नहीं लगा सकते, अल्फा देखना पड़ता है और भी चीजें देखनी पड़ती है ना। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट है, नेक्स्ट क्या थर्ड पॉइंट है ना शायद, टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसका क्या मतलब है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरा क्या होता है, जल्दी अटेंड होगा। बढ़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है तो अल्फा क्या होगा बताओ, अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। बस क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब अल्फा इंक्रीजेस, ये पता होना चाहिए, बस ये वाली बात ध्यान में रखनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो एक और बार रिपीट कर सकते हैं? देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली अल्फा के प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यस। के बढ़ रहा है, अल्फा बढ़ रहा है, सिंपल। अल्फा। यस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नो सर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ऊपर सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा के उस पे बेसिस पे कैलकुलेट degree of ionization of
CH3COH solution ठीक है। कितना है ये 0.1 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। इसका K दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तुमको क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। निकालोगे अल्फा? दो तरीकों से निकालना है। अच्छा एक बार तो है ना, ये अप्रोक्सीमेशन से निकालना है और एक विदाउट अप्रोक्सीमेशन से निकालना है। एक अप्रोक्सीमेशन से निकालना है, कैलकुलेटर यूज कर लेना आज के लिए, उसके बाद कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दोनों से तुम्हें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। करो, ट्राई करो। ठीक है, तो देखो मेरे पास, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, विदाउट अप्रोक्सीमेशन जो है, जब मैं 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं ले रहा हूं, तब मेरे पास अल्फा रहा है 0.013 के आसपास। अच्छा इसका कुछ 4 डेसिमल भी आ रहा है क्या? किसी का आया क्या? किसमें सर? विदाउट वाले में कि विथ वाले में? विदाउट वाले में। सर उसमें तो जितने डेसिमल प्लेसेस पॉसिबल है उतना आ सकते हैं, 505 तो इरेशनल नंबर है अंदर। 505। यहाँ पे 0.013 505 आगे आएगा ना? किसी ने बताया भी? सही हो ना? 0.0134 आएगा। ठीक है, खैर। अच्छा यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली वैसे इक्वली आ रहे हैं अल्फा। ठीक है, तो बस ये बताना था कि अप्रोक्सीमेशन और विदाउट अप्रोक्सीमेशन हम कैसे लेते हैं। अब हम एक रूल लिख लेते हैं कि कब अप्रोक्सीमेशन लेना है और कब नहीं लेना है। उसके लिए एक फिक्स रूल है, फिक्स मेथड है। ठीक है, उसको मैं अलग कलर से बता रहा हूं। हम 1 minus alpha could be written as 1 when alpha is less than 0.5%. Sorry, 5%. Alpha is less than 0.05. अल्फा अगर इससे कम है तो ये लिख सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर पहले कैसे पता चलेगा इतना कम है? अच्छा, उसमें क्या है ना, उसमें मेथड क्या है, फर्स्ट, इसमें क्या है, फर्स्ट सॉल्व, पहले तुम्हें सॉल्व करना है, फर्स्ट सॉल्व बाय अप्रोक्सीमेट मेथड। पहले तुम्हें अप्रोक्सीमेट मेथड वाले के साथ करना है। इफ अल्फा इज कमिंग आउट लेस देन 0.05, then approximation can be done। ठीक है, ये एक रूल है। तुम्हें क्या करना है, पहले अप्रोक्सीमेट वाले से चेक करो, जैसे मैंने पहले यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वाले से चेक किया, तो क्या ये 0.05 से कम है? यस सर। यस सर। रिमार्क लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, लेस देन 0.05, दैट मीन्स इट्स करेक्ट। ये वाला जो है करेक्ट, हम ये ले सकते हैं। और अगर तुम देखो तो देखो 3 डेसिमल तक तो सेम आ रहा है ना, इसीलिए
ये प्रूव करना चाहता था कि अप्रोक्सीमेट और विदाउट अप्रोक्सीमेट कब लेना है कब नहीं लेना है। अल्फा पहले अप्रोक्सीमेट वाले मेथड से निकालो, इफ इट इज कमिंग आउट लेस देन 0.05 देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें वही यूज कर लेना है अप्रोक्सीमेशन वाला। अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है 0.05 से, देन यू हैव टू यूज विदाउट अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके एक और क्वेश्चन करें, बोलो। यस यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी। सर इसे चेक करने से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा? टाइम मतलब अगर वो चेक करने वो तो लगेगा यार अब, बट वो अगर सोचो ना, अगर वो बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना होता है, वैसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। बट अब उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सबसे इजी मेथड यही है। अगर तुम वो बिना अप्रोक्सीमेशन के करोगे ना तो एग्जाम में तुम कर पाओगे क्या? सोच रहे हो इतना बड़ा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करोगे? ये हो पाएगा ये सब चीजें एग्जाम में विदाउट कैलकुलेटर? कितना मुश्किल हो जाएगा, सर। है ना? तो उससे बचना चाहते हैं हम, इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। वैसे तो जेई जो है रिसेंटली ये सब नहीं पूछता है ये, बट जेई ने ऐसे पूछा है कि अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया गया, वैसे वाले क्वेश्चंस पूछे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of 10 raised to power 2 molar NH4OH। ये क्या है? ये है वीक बेस। Kb दिया हुआ है। Kb क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक ही बात है। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, B फॉर बेस। Kb का वैल्यू दिया हुआ है कुछ 3 into 10 raised to power -7। तुम्हें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। निकालो सब लोग, फटाफट निकालो। सर 3 into 10 raised to -5। ठीक उसका है। रूट सर हाँ हाँ बोलो। 0.5477 into 10 to power of -2। देखते हैं, चलो अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से करते हैं पहले तो हम। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा इज रूट ओवर के बाई सी, के बी बाई सी, सॉरी अब के बी आ गया ना। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। ये क्या आ गया? √3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5/2। अरे नहीं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। रुको, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। अब देखो ध्यान रखना, कैलकुलेटर यूज नहीं करना एग्जाम में, और कैलकुलेट एग्जाम में ऐसा आ गया तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा मेथड बताता हूँ स्क्वायर रूट के लिए। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो अंदर 10 to power of -5 है, उसको सर 10 to power of -1 लिख दे और सर मल्टीप्लाई में 10 to power of -4 लिखे,
तो सर वो 10 टू पावर ऑफ -4 का रूट से 10 टू रुको रुको पावर ऑफ रुको, बता -3 रहा हूँ बाहर नहीं बता, आता है? अरे अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, बता रहा हूँ ना मैं मेथड, रुक जाओ। स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता रहा हूँ। मेक पावर ऑफ 10 इवन बनाना है, ठीक है, एंड अदर नंबर ग्रेटर देन 1। बस ये दो चीजें करनी है। स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है कि जो 10 का पावर है उसको इवन बनाना है, और जो दूसरा नंबर उसके साथ है, जैसे इसकी बात कर रहा हूं मैं 3 की, तो ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना है। देखिए ये नेसेसरी कंडीशन है अगर तुम्हें चीजें निकालनी है तो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 10⁻6 बनाना है मुझे। अब देखो 10⁻4 कर दूंगा ना तो क्या होगा, 0.3 हो जाएगा, जो कि 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम मुझे नहीं करना है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। 30 कर दिया, इंटू 10⁻6 कर दिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सर एक यस बार सर। मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो 10 की पावर को इवन बनाना है, और उसके बाजू वाला जो नंबर है उसको 1 से बड़ा बनाना है। इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया यहाँ पे। तो ये 1 से बड़ा है, ये इवन नंबर है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। अब क्या करना है, रूट वो 30 10 टू पावर ऑफ -3। -3 बाहर आ जाएगा। अब देखो रूट 30 कैसे निकालना है, सी 5 पॉइंट समथिंग हो। देखो हमारा जो एम है 5.5 सर हम जो 5.447 सर। अरे ठीक है बता रहा हूँ, रुक जाओ सुन लो एक बार, कि तुम्हारा जो एम है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जब हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं। ये न्यूमेरिकल में आ गया तब तुम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में आ गया तो पता नहीं क्या होगा, वैसे नहीं दिया जाएगा इतना तो उनको भी आइडिया है, बट जो ऑप्शंस में आ गए ना तब तुम कर सकते हो। तो देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये उनके बीच का ही नंबर है। तो देखो 25 और 36 में डिफरेंस कितना है, 11 का, और तुम्हारा 30 क्या है, 5वें पे है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट जो है 5.5 से थोड़ा सा कम होगा, 5.4 आएगा। है ना। तो हम 5.5 हम लोग रेंज में आंसर लिखेंगे, 5.4 से 5.5 इंटू 10⁻⁻3। अब इसके बीच में जो नंबर आ रहा है वहां पे उसे टिक मार दो। अब उसके बीच में अगर सर 2 नंबर आ रहे हैं तब हम नहीं कर सकते ऐसा। अप्रोक्सीमेट हम तभी कर सकते हैं जब आंसर थोड़े दूर दूर हों, इस बात का ध्यान रखना। तो बस वैसे ऐसा होता नहीं है, इतना थोड़ा बहुत दूर रहता ही रहता है, तो इतना अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा तुम्हारा। हाँ बोलो दर्पण। नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो ये तभी कर सकते हैं जब हमारे ऑप्शंस दूर दूर हो। सर हाँ बोलो। सर इसमें मतलब हम कंसंट्रेशन देख के और जो हमारे क्या केबी का जो 10 का जो भी पावर होगा उसको देख के भी हाँ ऐसे थोड़ा मतलब जज कर 10 का सकते। सिर्फ कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं नहीं कि अल्फा हाँ तो हाँ हाँ, लेस देन ये कर आएगा, सकते मतलब हो, ये कम कर ही सकते आएगा हो। वो 0.5। तुम्हारी जैसे जैसे कैलकुलेशन तुम करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिकली तुम कंसंट्रेशन और केबी देख के एक माइंड में एक छोटा सा कैलकुलेशन करके कर सकते हो तुम, है ना, वो उस तरीके से कर सकते हो। मैं तो वैसे उसी तरीके से करता हूँ, क्योंकि अब मेरे को तो क्या है कि थोड़ा सा आइडिया हो गया, जैसे ही थोड़ा और क्वेश्चंस करोगे ना तुम लोग तो समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे फोकस किया है हमने, कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा बहुत हमने मैथमेटिक्स में भी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा मैं होमवर्क दे देता हूँ एक बार, रुको एक बार। FR03 वालों को मैंने होमवर्क दे दिया था क्या भार्गवी? यस सर। नहीं, होमवर्क आज नहीं दिया था सर आपने। आज हमने, अच्छा होमवर्क नहीं दिया, देना पड़ेगा, रुको। FR01 वाले जो हैं होमवर्क है उनका सेक्शन C और D और F।
केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का है या आयनिक का है, तो मुझे वो फोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा कि ये नहीं है या है, इस तरीके से। वैसे तुमको आइडिया लग जाना चाहिए, एसिड बेस जहां पे भी आए वो आयनिक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। FR03 के लिए मैं होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। नहीं भी मान लो भेजूं, मान लो तो भागवी तो मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। यस सर। तो ये वाला होमवर्क है, और थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट क्लास में आना तो रिवाइज करके ही आना, मैं हर किसी से पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो चैप्टर है उसके लिए मतलब लाइक थ्योरी पार्ट तो यहाँ पे कवर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस के लिए फिर NA ठीक है ना? हाँ हाँ एनए ठीक है, एनए बहुत अच्छी है सर वो भी इसकी। पूरी नहीं हो पाती या फिर अब वहीं वो पूरी नहीं हो पाती है उसके लिए तो क्योंकि हो नहीं पाती है? पूरी होने के लिए इतना टाइम है नहीं, तुम्हारा जो पैकेज है वही इतना ज्यादा वास्ट है। तो हम लोग प्रैक्टिस जो क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके लिए जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में उसी से प्रैक्टिस किया एनए से, वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए, क्लास प्रैक्टिस के लिए हम एनए यूज करेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन। सर एक बार सब खत्म हो जाएगा तब तो टाइम मिलेगा ना?